नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बात करेंगे मीडिया के गिरते स्तर को लेकर के कि विपक्ष की तरफ से जो कि इंडिया महागठबंधन है, इसने किस तरीके से 14 पत्रकारों की डिबेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा है कि हम किसी भी अपने पार्टी प्रवक्ता को इनके प्रोग्रामों में नहीं भेजेंगे, जो कि बहुत बड़ी पहल है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर देखने को मिल रही हैं। तो फिर वहीं पर मैं बात करूं जो कि जीतू राजौरिया हैं। जीतू राजौरिया बसपा पार्टी का एक बारे में एक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो विपक्षीय पार्टियां महागठबंधन वाले आज मीडिया चैनलों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ये बहिष्कार बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से कर चुकी है। उन्होंने साफ ही कहा है कि यूपी विधानसभा के चुनाव के बाद ही कर दिया था और अपने प्रवक्ताओं से कहा था कि वह किसी भी न्यूज़ चैनल की डिबेट में न जाएं, क्योंकि बसपा और बहन मायावती जी इनकी नीयत को समझ चुकी थी। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर हवा बनाते हैं, असल मुद्दों पर डिबेट होने नहीं देते, न बात रखते हैं और न ही रखने देते हैं। इसलिए बसपा ने अपने प्रवक्ताओं से कहा था कि ये लोग किसी भी नफरती मीडिया के प्रोग्रामों में न जाएं, मगर कुछ प्रवक्ता पार्टियों के दिशा निर्देशों को नहीं माने, इसलिए बसपा पार्टी ने उन प्रवक्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो वहीं पर आगे जो कि ट्विटर पर जुड़े हुए हैं वो रणविजय सिंह है। रणविजय सिंह ने एक लिस्ट जारी की है जो कि 14 पत्रकारों को लेकर के है। वहीं पर उन्होंने लिखा है कि इंडिया महागठबंधन इन एंकराओं के शो में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगा, जहां पर फर्स्ट अदिति त्यागी हैं, अमन चोपड़ा हैं, अमीश देवगन है। साथियों, मैं इन पत्रकारों को जो इसलिए बता रहा हूं कि कहीं तक स्ट्रीम मीडिया में इन पत्रकारों का बहुत अच्छा दखल है। ये किस तरीके से नतमस्तक हैं किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, और किस तरीके से देश के मीडिया को कमज़ोर करने का श्रेय इन्हों को जाता है। तो वहीं पर आगे हैं आनंद नरसिम्हा हैं, अर्णब गोस्वामी हैं, अशोक श्रीवास्तव हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, गौरव सावंत हैं, नाविका कुमार हैं, प्राची पराशर हैं, रूबिका लियाकत है। रूबिका लियाकत को कौन नहीं जानता, अमीश देवगन को कौन नहीं जानता है। आप सब जानते हैं कितनी डिबेटें हुई, कितनी महंगाई के मुद्दों पर डिबेटें हुई, कितनी शिक्षा के मुद्दों पर डिबेटें हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। तो वहाँ पर आगे हैं शिव अरोड़ा हैं, सुधीर चौधरी हैं, सुशांत सिन्हा हैं। सुधीर चौधरी के बारे में बात करूं तो सुधीर चौधरी को अभी जल्दी में ही कर्नाटक की सरकार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि वहां पर जो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चाहें तो एक दिन में दंगाई पत्रकारों की अकल ठिकाने आ जाए। इनके खिलाफ हेट स्पीच, फेक न्यूज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के गंभीर आपराधिक मामले बनते हैं। विपक्ष को चाहिए कि अपने राज्य में हर जिले में इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराएं और इनकी तुरंत गिरफ्तारी कराएं। ऐसा कहना है सुमित चौहान का, जो कि सुमित चौहान द शूद्रा चलाते हैं और कहीं तक आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ये 14 पत्रकार हैं, इन्हों की बिलबिलाहट को साफ तौर पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यानी कि इन लोगों ने एक माहौल बनाया था और माहौल इन्हों का कामयाब रहा। देश की जनता को गुमराह करने में जितना श्रेय इन्हों को जाता है, शायद अभी तक किसी को नहीं जाता होगा। किसी प्रधानमंत्री विशेष को 9 सालों के अंदर किस तरीके से इन्होंने एक पोस्टर बॉय के तौर यानी कि प्रायोजित किया है और फिर जनता के सामने किस तरीके से इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। विश्व स्तर में भारतीय मीडिया की जो छवि थी उसको गिराने का काम किया है। इसके ताज़े उदाहरण मैं बता सकता हूं कि अब तक कितनी डिबेटें हुई हैं और कहीं तक बहुजन मीडिया के ऊपर यानी कि जितना बार भी बहुजन मीडिया है उसको सटीकता से दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें आए दिन दलाल पत्रकार या फिर भाव रहित पत्रकार इस तरीके से न जाने कितने तरह की बयानबाजी होती रहती है। ये देश एक ऐसा देश है कि इस देश के अंदर लगातार ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सौहार्द बिगड़ा है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर
आए दिन पुलिस प्रशासन की और फिर कहीं तक मीडिया फोर्सों को जूझना पड़ा, लेकिन मजाल है कि एक डिबेट तक उस पर हो जाए। आए दिन दलितों के ऊपर शोषण होता रहता है, आए दिन दलितों के ऊपर रेप होता रहता है, आए दिन न जाने कितना भ्रष्टाचार है। किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर के आज तक ये मीडिया यानी कि सीरियस नहीं हुआ। अगर कोई बहुजन मीडिया अगर बचा है या फिर कोई जिंदा दिल इंसान जो कि पत्रकार बचे हैं, तो उन्हों की बात को कहीं तक दबाने का ये मीडिया किस तरीके से काम करता है, ये पत्रकार किस तरीके से काम करते हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपने देखा भी है पिछले 9 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है। मणिपुर की जनता को किस तरीके से वहाँ पर गुमराह किया गया और कोई भी मीडिया कर्मी में इसकी बात नहीं हुई। बात तब हुई जब ये कुछ वीडियो वायरल होने लगे, वहाँ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, तो वहीं पर कुछ लोगों ने यहाँ पर बैठ करके तनिक मात्र ही इस पर डिबेट की और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने मात्र 36 सेकंड में अपनी बात को रखा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं तक इस तरीके का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए किसी भी। अगर मीडिया का इस तरह अगर विश्व स्तर में हमारा कम हुआ है, इसकी रैंक कम हुई है, तो इसका श्रेय सिर्फ स्ट्रीम मीडिया को जाता है। तो वहीं पर मैं बात करूँगा, न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम कराने में किसी और का हाथ नहीं है, सौहार्द बिगाड़ने में किसी और का हाथ नहीं है। ये हाथ है सिर्फ भारतीय मीडिया का। भारतीय मीडिया ने इस तरीके से देश में एक माहौल बनाने की जो कवायद शुरू की थी, शायद ये उस पर खरे भी उतरे। लेकिन एक अच्छी पहल है इंडिया महागठबंधन की तरफ से, देखते हैं कि ये कितनी सफल हो पाती है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिर कोशिश रहेगी कि आपको सटीकता से, निर्भीकता से उन बातों को जो जी आपके सामने रखा जाए जो कहीं तक स्ट्रीम मीडिया छुपाने का काम करती है। न जाने कितने, वहीं पर मैं बात करूं एनडीटीवी की, एनडीटीवी जब तक यानी कि निष्पक्ष था तब तक रवीश कुमार उसमें बने रहे। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि बेबाकी से मुद्दों को उठाते हैं और फिर कहीं तक विश्व स्तर पर उसे पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर इस मीडिया की पोल खोलने के लिए उन्होंने गोदी मीडिया शब्द भी उन्हों का ही दिया हुआ है। वो तब तक एनडीटीवी का हिस्सा बने रहे जब तक कि एनडीटीवी अडानी के कब्जे में नहीं था। लेकिन जब एनडीटीवी में अडानी के शेयर आए और फिर उन्होंने उसको खरीदा, तो उसके बाद में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। आज रवीश कुमार को देखा जाए तो फेसबुक, ट्विटर और फिर तुम्हारे यूट्यूब पर उनके करोड़ों सब्सक्रिप्शन है, मिलियनों में है। तो उसके भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो वही है, कहीं तक आप अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रीम मीडिया, अगर जो सैटेलाइट चैनल है, अगर ये अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो इस पर पूरे देश में एक प्रभाव पड़ता है। और जो प्रभाव पड़ता है उसकी साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना बदला है हमारा भारत इन 9 वर्षों में। ये सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ज़मीनी स्तर की मैं बात करूँ, अभी G20 का एक सेमिनार हुआ था जो दिल्ली में, जो कि यानी कि अजीत अंजुम है, उन्होंने अपनी एक आवाज़ उठाई है इसको लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि न जाने 46 करोड़ रुपए, 41 हजार करोड़ रुपए इसमें बहा दिया गया। और फिर क्या ये पैसा जनता का नहीं था? क्या इस पैसे को लेकर के यानी कि जनता के बीच में नहीं जाया जा सकता था? और ये बात भी ठीक है कि आप G20 की करो अध्यक्षता, किसने मना किया है? सब चाहते हैं कि भारत देश का नाम रोशन हो। तो फिर ये बीजेपी के कार्यालय तक ही क्यों सीमित है? क्या ये राष्ट्रीय आयोजन नहीं था? क्या ये बीजेपी यानी कि किसी पार्टी विशेष का आयोजन था? एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया है। तो वहीं पर मैं बात करूं कि G20 की किस तरीके से बरसात के कारण पूरा G20 का जो जहां पर जो सेमिनार था, जहां पर आयोजन चल रहा था, वो पूरा पानी की तरह लबालब हो गया। ये सब पोल खोलने जैसा है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं बताएगा क्योंकि आकाओं की छवि धूमिल हो जाएगी। वहीं पर आगे क्या लिखते हैं सुनिए। सुमित चौहान लिखते हैं कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अगर ऐसा हो जाए तो ये सारे सुधर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आप, एनसीपी, टीएमसी, डीएमके वगैरह ऐसा नहीं करती। वहीं अमन चोपड़ा है,
वो लिखते हैं कि वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद में ही मैं इस बायकॉट वाले चैलेंज को गर्व से ही लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा वेज ऑफ ऑनर होता है। वहीं पर आगे दिलीप मंडल साहब लिखते हैं कि SC ST OBC यानी कि 85% आबादी का कोई एंकर नहीं फंसा इस लफड़े में। तो क्या ये मान लिया जाए कि टीवी पर सारी गंदगी, नफरत, कीचड़ सवर्ण एंकर लोग ही फैला रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि दिलीप मंडल ने जो पूछा है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। वहीं पर गुरप्रीत गौरीवालिया है, ये लिखते हैं कि इंडिया महागठबंधन वाले ये ब्लॉक का क्या फायदा, अगर सच में खिलाफ हो तो ये सब करो, चैनलों को सीधा बोलो, इन एंकरों को निकालो, नहीं तो कोई भी विपक्षी पार्टी ना चैनल की किसी भी डिबेट में आएगी, ना विपक्ष आपके लिए किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू देगा, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके पत्रकारों को शामिल होने देंगे, न ही सरकारी या विपक्षी पार्टियों का विज्ञापन मिलेगा, तब जाकर के इनों का पूरा इलाज होगा। बात तो सही की है। देखिए, अगर कहीं तक ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप सीमित नहीं रह सकते, इसको लेकर के आपको सीरियस होना पड़ेगा। वहीं पर आगे लिखते हैं कि अभी आप लोग इनकी डिबेट में न जाओ, बाकी चैनलों को एंटरटेन करते रहो, फिर टीआरपी कहाँ कम होगी, उल्टा इन सबको सरकार और सर पर चढ़ा लेगी कि इनका विपक्ष ने विरोध किया, अच्छे से पाला जाए, अब इनको इलाज ऊपर बताया गया है, करना न करना आपकी मर्जी है। तो देखिए, कहीं तक अगर विपक्षी पार्टी इनों की डिबेट में अगर भेजना बंद कर दें तो ये बहुत अच्छा जो पहल है, विज्ञापन देना बंद कर दें, ये भी एक अच्छी पहल होगी, और कहीं तक इन्हों को इंटरव्यू देना बंद कर दें, ये भी बहुत अच्छी पहल होगी। वहीं पर सूर्य प्रताप सिंह IAS लिखते हैं कि आगे देखते जाइए कितने और गिरगिट रंग बदलते हैं। तो फिर सूर्य प्रताप भी लगातार अपने ट्विटर पर यानी कटाक्ष करते रहते हैं, गोदी मीडिया को लेकर के, स्ट्रीम मीडिया को लेकर के, और फिर मॉब लिंचिंग को लेकर के तरह तरह की जो बोलते रहते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए किस तरीके से अभी न जाने कितने और ऐसे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। मीडिया का ऐसा रूप पहले कभी नहीं था जिस तरीके से जो अब की बात हो रही है, कि मीडिया शुरू से ही, यानी कि एक टाइम पहले की बात की जाए तो पत्रकारिता हमारे देश में एक बड़ा गौरव का विषय होता था, आज भी गौरव का विषय है, चौथा स्तंभ मानते हैं और फिर बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से नंगा नाच यहाँ पर किया है, ये इसकी जो मर्यादा को धूमिल करने का काम किया है, इसके कहीं तक रैंक को गिराने का काम किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और वहीं पर अगर बहुजन मीडिया की बात करें तो बहुजन मीडिया का किसी भी एक भी पत्रकार का जो 14 नामों की जो लिस्ट जारी की है, इसमें बहुजन मीडिया का कोई एक भी पत्रकार शामिल नहीं है। सोचो कितना बड़ा विषय है कि अगर एक भी पत्रकार इसमें शामिल नहीं है तो फिर डायरेक्ट दिलीप सिंह मंडल साहब ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जितने नाम जारी किए हैं ये सब लपड़ेबाज और फिर कीचड़ फैलाने वाले लोग, ये कोई और नहीं, सवर्ण पत्रकार है। हालांकि सवर्णों की अगर नीतियों को देखा जाए तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, आपको सवर्ण ही सवर्ण नजर आएंगे, क्योंकि सवर्णों का पूरी तरीके से कब्जा है पूरे, यानी कि पूरे भारत के जो संवैधानिक संस्थान हैं, जो कि राजनीतिक हो या फिर मीडिया हो या फिर यानी कि प्रवक्ताओं का हो, कुछ का भी हो, आपको सबसे ज़्यादा जस्टिस सवर्ण ही देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा टीचर सवर्ण ही देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा एंकर और एंकराएं भी सवर्ण ही देखने को मिलेंगी। इन लोगों ने इस तरीके से इकट्ठा होकर के देश के किस तरीके से एक कचूमर निकालने का, पूरी तरीके से इसकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। ये दिलीप साहब मंडल ने साफ तौर पर लिखा है कि औरों के नाम क्यों नहीं। अगर आप मानते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर 85% में एक भी बहुजन मीडिया का कोई भी पत्रकार शामिल नहीं है, वजह क्या है? वजह यही है कि कहीं तक यानी कि आप लोग जो दिखाते हो वही पब्लिक समझने लगती है। तो कहीं तक पब्लिक के प्रति आपका विश्वास है, इसको बनाए रखिए।
ऐसा नहीं है कि अगर आप विश्वास को कमज़ोर कर दोगे तो ये जनता चुप बैठी रहेगी। इंडिया महागठबंधन की बात करूं तो 28 दल आते हैं इसमें, और सोचो कि 28 दल अगर इस चीज़ को लेकर के पहल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहल होनी चाहिए। अगर पहल नहीं होगी तो फिर आज तो ये 56वें या 61वें स्थान से लेकर 56वें स्थान जितना भी जो ग्राफ है वहाँ तक की बात होगी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, कोई विदेशी मीडिया, कोई कुछ पूछने वाला नहीं होगा। इतनी बड़ी आबादी का एक नेतृत्व, एक वहाँ का इतना कमज़ोर मीडिया, ये कहीं तक चिंता का विषय है और इस पर बात होनी चाहिए। कहीं तक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात कहाँ हो रही है? किसी को फेमस करने की कवायद चल रही है, किसी के खाने पीने की बात चल रही है। अजीब व तरीके के इंटरव्यू होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कि एक फिल्मी एक्टर है। वजूद तो देखिए कि कहाँ से कहाँ पर बात है, और वहीं पर कॉन्फ्रेंस की बात देख लो। 9 सालों में, पिछले 9 सालों में एक भी कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिली। न जाने कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि साहब एक बार आप हमें इंटरव्यू दे दीजिए। रिजल्ट क्या रहा? 0। अगर मीडिया के नाम पर कुछ परोसा गया है तो सिर्फ मन की बात परोसी गई है। वहां पर ना आप बोल सकते हैं, ना आप कॉल कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ साहब हैं, आते हैं, बैठ करके मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। अगर मन की बात करनी है तो आप जनता के साथ में कीजिए, ऑन रिकॉर्ड कीजिए, कैमरे के सामने बैठ करके कीजिए। किसने जो मना किया है? अरे इतना ही तो कि लोग सवाल ही तो पूछेंगे आपसे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। पर लेकिन मन की बात, खुद की मन की बात करके जनता के मन की बात न जानना, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था, ये किस तरीके का था कि आम चूस करके खाते हो, काट करके खाते हो, बटुआ रखते हो, नहीं रखते हो। अजीब कहानी। जिस देश का प्रधानमंत्री यानी कि 140 करोड़ आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहा है, उससे आप इस तरीके की घटिया मानसिकता को लेकर के बताइए, इस तरीके के जवाब करोगे, सवाल करोगे कि जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं। आप पर्स रखते हो, आप आम चूस करके खाते हो, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बात रखनी है तो किसी यानी कि आप संवैधानिक मीडिया से भी इंटरव्यू करा सकते हैं, यानी कि बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया है, आप कराइए। पर लेकिन नहीं, आप इंटरव्यू नहीं कराओगे, कॉन्फ्रेंस नहीं कराओगे। अमेरिका में अगर बात भी रही तो सिर्फ कितने सेकंड का टाइम मिला था? मात्र शायद 36 से 37 सेकंड का जो जी टाइम मिला था। और वहाँ पर जिन्होंने कहीं तक सवाल किए थे, बहुत ही सटीक सवाल किए थे, और फिर कहीं तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और फिर भारत के सौहार्द को लेकर के बात की गई थी। तो विदेशी मीडिया पूछ रहा है, विदेशी लोग पूछ रहे हैं। हमारे देश के मीडिया को जो काम करना चाहिए विदेशी मीडिया कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक, नहीं होना चाहिए। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने किसी की प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कहा है कि लोकतंत्र, प्रेस, पत्रकारिता, ये सब बातें आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। अरुण पुरिया और आज तक और इसके एंकर पिछले 9 सालों से क्या कर रहे हैं ये पूरा देश जानता है। क्या आपने या आपके चैनल पिछले 9 सालों में एक बार भी मोदी सरकार से सवाल किया? रोज शाम को मुर्गा लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, भाजपा के चुनावी एजेंडे चलाना और 365 दिन मोदी भजन करना आपके नज़रों में पत्रकारिता हो सकता है, लेकिन आम जनता इसे पत्रकारिता नहीं समझती। अब टीआरपी का खेल खत्म करना है, चैनल पर प्रवक्ता नहीं जाएगा, आप लोग मोदी चालीसा पढ़ते रहें। देखिए, बहुत अच्छी बात की है लालू प्रसाद यादव ने। तो वहीं पर आगे कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा जो कि आप जान सकते हैं हेट स्पीच के मामले में, इन्हों को जो जी देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो जाफराबाद में जो दंगे हुए थे
उसको लेकर के ये व्यक्ति किस तरीके से वायरल हुए थे। और आगे इन्होंने, कपिल मिश्रा ने लिखा है कि खबर के बदले देते थे जो 2 BHK का उपहार, लगे बताने वो भी भैया किसको मानेंगे पत्रकार। एक कटाक्ष है जो कि अखिलेश यादव पर किया है, उनकी प्रतिक्रिया को लेकर के। प्रतिक्रिया क्या थी? अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि उन खबर नसीबों से रहना खबरदार, उन खबर नसीबों से रहना खबरदार जो बने बैठे हैं हुक्मरानों के वफादार। तो कहीं तक ये यानी कपिल मिश्रा ने इसको लेकर के निशाना साधा है। और फिर आगे अभिषेक आनंद हैं जो कि लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक रूप से 14 एंकरों की लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल ठीक है, जिनका बायकॉट इंडिया की सभी राजनीतिक पार्टियां करेंगी, ये भी ठीक है। इसके 100 में इंडिया का कोई नेता नहीं जाएगा। अब ये लोग पत्रकारिता पर हमला, पत्रकार पर हमला का रोना रोएंगे, लेकिन ये लोग खुद दिन रात पत्रकारिता को मारकर सोते हैं, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। यानी कि एक सटीक प्रक्रिया है, हो तो यही रहा है, पर लेकिन ये लोग मानने को राजी नहीं है। वहीं पर आगे लिखते हैं कि देश में डेमोक्रेसी के हित में सभी स्वतंत्र नागरिकों को इनकी तस्वीर शेयर करनी चाहिए। लिस्ट यूं है जिसमें 35% महिला एंकर हैं, सोचो। और फिर ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80% स्वर्ण महिलाएं। तो एक यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के आपस में बयानबाजी शुरू हो रही है। मानते हैं लालू प्रसाद यादव किसी टाइम पर जब यानी कि किसी टाइम पर उन्होंने एक लालू यादव के ऊपर एक केस हुआ था, सभी को पता है, जिसमें चारा घोटाले की बात आई थी। चारे घोटाले को लेकर के ये लोग अभी उसका पीछा नहीं छोड़े हैं। लेकिन मैं लिख करके देता हूं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार गिरी, उस दिन कैसे कैसे आरोप, कैसे कैसे घोटाले, जब सत्ता में रहते हुए इतने घोटाले देखने को मिल रहे हैं, तो फिर बताइए सत्ता के बाद जब उन पर प्रकाश डाला जाएगा, किस तरीके से CBI ED का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी किसी से नहीं छुपा है। किस तरीके से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल दिल्ली में किया गया किसानों के खिलाफ, ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो कहीं तक दिक्कत ये है कि जनता इन्हों से सवाल ना करे। जनता इन्हों को बस हिंदू मुस्लिम, और जनता भी यही चाहती है। अगर जनता यही नहीं चाहती, क्योंकि जनता को एक ऐसे वर्ग विशेष से खतरा है जो कहीं तक इस चीज की पहल नहीं करता। अगर इतनी बड़ी आबादी रहती है, अगर 2-4 लोग या 2-4 केस ऐसे होते हैं, तो फिर आपके इधर भी तो हो रहे हैं। पर लेकिन हिंदू खतरे में। अजीब सी विडंबना है, जिस देश में 80% हिंदू रहते हो, उस देश का हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? मेरे तो समझ से बाहर है। हालांकि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिए कि क्या वास्तव में देश का हिंदू खतरे में है या फिर कोई पार्टी खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है। जिस तरीके से हर एक योजना का अगर आप किसी को भी अगर रोक करके पूछेंगे कि 370 से आपको क्या लाभ हुआ, लाभ कुछ नहीं है। मोदी जी ने 370 हटा दी। अरे चलो अच्छी बात है कि हटाई, पर लेकिन हर जगह गुणगान क्यों? अनेकों तरह की स्कीमों में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। चाहे आयुष्मान भारत का ये हर जगह ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन आयुष्मान भारत में किस तरीके से फर्जी अकाउंट पाए गए, किस तरीके से एक ही नंबर पर करीब हजारों अकाउंट ओपन हो गए थे, अब किस तरीके से उसका जो अजीब लाभ लिया था, ये कई बार छप चुका है। इस पर बात नहीं होगी। इस पर बात क्यों हो? लेकिन बात तो इस पर होनी चाहिए ना। कल मोदी जी की एक घटना है जो कि एक सेलिब्रेशन चल रहा था। किस बात का सेलिब्रेशन? सेलिब्रेट कर रहे थे एक दूसरे को, जबकि जम्मू कश्मीर में 3-3, 4-4 जवान शहीद हो जाते हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना यानी कि भाई खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, और वो भी सेना के जवान। लेकिन सेलिब्रेट जारी रहा। जो लोग यानी कि
भारत इंडिया के समर्थन में, भारत के लिए 4-4, 5-5 ट्वीट कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जो लोग 4-4, 5-5 ट्वीट कर रहे थे भारत के समर्थन में कि इंडिया नहीं होना चाहिए जी, भारत नाम होना चाहिए। आप उसी चीज को लेकर के, अगर कल जिस तरीके से एक घटना घटी जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर के 0/0 है, एक ट्वीट नहीं हुआ इनों के, कैसे इनों के हाथ काम कब जाते हैं, किस तरीके से ये लोग परोस रहे हैं। आप करना क्या चाहते हो? अरे इसी जनता की बदौलत आप आसमान में बैठे हो, इसी जनता की बदौलत। अमिताभ बच्चन से डायरेक्ट मेरा सवाल है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप, इसी जनता ने आपको वायरल किया, इसी जनता ने आपको वहां पर बिठाया। अक्षय कुमार की बात करूंगा, इसी जनता ने आपको सेलिब्रेट बनाया। आप लोग कर क्या रहे हो? सरकार आती है जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से कम से कम 2-4 ट्वीट आप उधर कर सकते हो, तो एक ट्वीट इनों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि के तौर पर भी कर सकते हो ना, शोक जता सकते हो। इससे क्या होगा? कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांट देता, पर लेकिन एक भावनाएं होती हैं जो व्यक्त करने की। पूरा देश आपको देख रहा होता है, पूरा देश आपको सुन रहा होता है, पर लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मोदी जी अभी घर से निकल लें, चाहे बेशक ही जो यानी कि कहीं तक, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का दौरा करें, ट्वीटों की बाढ़ आ जाती है। पर लेकिन वही सरहद पर जिनों की वजह से आप सुरक्षित हो, उसी सरहद पर बैठे हुए लोगों के लिए एक शब्द नहीं फूटता आपके मुंह से। ये बहुत ही जो चिंताजनक है। मीडिया को बचा लीजिए। अभी भी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन की पहल की है, गठबंधन की तरफ से जो पहल हुई है वो काबिले तारीफ है, होना चाहिए। अगर होगा तो फिर इससे देश भी बचेगा, देश में भाईचारा भी बात करूंगा वहीं एक निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश कुमार का नाम आते ही यानी कि एक ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि चलो हित की बात हो रही है, कहीं तक मुद्दों पर बात हो रही है, कहीं पर मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। रवीश कुमार किसी भी मंच पर हो, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं, और फिर जिस तरीके से बेबाकी से हर मुद्दे को उठाते हैं, उससे तो लगता है कि कहीं तक पत्रकारिता अभी जिंदा है। तो वहीं पर रवीश कुमार ने भी अपना एक दर्द साझा किया है। उन्होंने कहा है कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा है कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए यहां ये सारे लोग सवाल पूछते हैं। प्रेस की आजादी के लिए ये लोग यहां पर सब सवाल पूछते हैं। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए यहां ये सारे लोग सवाल पूछते हैं, नजर आएंगे। उसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफी मांगने के भी जाएंगे। ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफी मांगने भी जाएंगे। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए, अगर वह यह काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर के गंभीर नहीं है। बात तो ठीक है, बात इतनी ठीक है कि कहीं तक जिस तरीके से इन लोगों ने माहौल बनाया उसमें कामयाब भी हुए। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हुए, पर लेकिन गंभीर विषय यह है कि अगर आप मीडिया का हिस्सा हो, अगर आप वहां पर बैठे हो, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। उन पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासी के सवाल कौन करेगा, कौन उठाएगा? अल्पसंख्यकों की बात कौन करेगा? लोग आपसे उम्मीद करते हैं। क्या दानिश सिद्दीकी इस देश का पत्रकार नहीं था? क्या इस देश के मुद्दों को लेकर के यानी कि
उसे सराहा नहीं जाता था? क्या इस देश के मुद्दे को लेकर के बात नहीं करते थे क्या? पर लेकिन जिस टाइम उन्होंने शहादत हुई उस पर ट्वीट क्यों नहीं, बात क्यों नहीं? और किस तरीके से आप दूसरों को रोक सकते हैं? आप एक पत्रकार हैं, जहाँ पत्रकार खड़ा होता है वहाँ पर जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगती है। लेकिन आपका नजरिया क्या है? ये आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जब कार्यशैली की बात हो तब जरूरी नहीं कि आप किसी भी वर्ग विशेष से हो, आप सम्मान पाते हैं, और ये सम्मान आपको जनता ही देने का काम करती है। क्योंकि जनता से सम्मान पाना है तो आपको कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। विपक्षी दलों का कोई वो नहीं है, यानी कि कोई मंशा ऐसी नहीं है कि देश के लोकतंत्र से छेड़छाड़ की जाए या फिर किसी तरीके से उसको गुमराह किया जाए, ये नहीं है। वजह यह है कि आप मुद्दों पर आओ, आप मुद्दे की बात करो। किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी ऐसी चीज में आप भटके हुए लोग, अगर आप जनता की बात करोगे तो जनता का भरोसा आप पर बढ़ेगा। अब मैं लिख करके देता हूं, आप दोबारा वापसी करोगे। अगर आप जनता के बीच में आते हो और सरकार से सवाल करते हो कि जनता यहां पर इस चीज को लेकर के त्रस्त है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता, यही जनता आपको सराहेगी, सम्मान देगी। और इस सम्मान के लिए जरूरी नहीं कि आपको किसी की पैरवी करनी पड़े, क्योंकि आपने एक काला दौर भी देखा है। अगर देखा नहीं है तो सुना जरूर होगा। जर्मनी में हिटलर के किस्से बहुत वायरल हुए थे। एक ऐसी तानाशाही हुआ करती थी। लेकिन आज एक सर्वे में पाया गया है कि जर्मनी के अंदर एक रोड नाम हिटलर के नहीं है, एक पार्क नाम हिटलर के नहीं है, एक संस्था का नाम हिटलर के नहीं है, जबकि पूरी जर्मनी के अंदर कोई एक नाम ऐसा नहीं है जो संस्थानिक नाम हो जो हिटलर के नाम पर हो। कोई ऐसी सेवा जो कि जनहित में चल रही हो, हिटलर का नाम दिया गया हो उसको। और हिटलर का वजूद क्या था? हिटलर यही चाहता रहा पूरी जिंदगी, जब तक उसने सुसाइड किया, यही चाहता रहा कि किसी भी तरीके से मेरे को विश्व स्तरीय विजेता बनना है। सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतने की मंशा रखता था। लेकिन उसका मोह, उसका लालच उसको ले डूबा। आज जर्मनी के अंदर शांति व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। वही है, हर देश का एक माहौल होता है, हर देश का एक वो होता है। कुछ टाइम के लिए हम भी परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, लेकिन जिस दिन संभलने लग गया उस दिन संभलेगा जरूर। ये आप लिख करके ले लीजिए। आप करो पत्रकारिता, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लेकिन कुछ रवीश की भी सुनो, कुछ अजीत अंजुम की भी सुनो, कुछ साक्षी जोशी की भी सुनो, कुछ यानी कि प्रज्ञा ठाकुर की भी, प्रज्ञा मिश्रा की भी सुनो, कुछ विपक्षी दलों की भी सुनो, और जो सबसे ज्यादा सुनने वाली बात है वो जनता की सुनो। नमस्कार, नडाल। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा काम पसंद आएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। इंतजार रहेगा आपके प्रतिक्रियाओं का। जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उससे रूबरू कराया जाए, आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी अगर आप हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मृणाल, धन्यवाद।